नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। छुट्टियों में घूमना फिरना भला किसे पसंद नहीं। सभी चाहते हैं चलो कहीं घूम आएं। घूमने फिरने से जहां तन मन में नई खुशी, ऊर्जा व स्फूर्ति का संचार होता है, वहीं इसके माध्यम से हमें नई संस्कृतियों, भाषाओं, खाने पीने के अनुभवों, स्थानों के इतिहास और उनकी परंपराओं को जानने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। दोस्तों, अभी हाल ही में यानी मार्च के प्रथम सप्ताह में मैं फैमिली सहित विशाखापट्टनम की यात्रा पर निकला। बहुत ही यादगार और रोमांचक सफ़र रहा। मुझे लगा इस यात्रा के अनुभव एवं दर्शनीय स्थलों को आपके साथ विस्तार से शेयर करूं, ताकि आप भी इस खूबसूरत पर्यटन स्थल की यात्रा पर निकलें और जान सके कि कहाँ क्या कुछ है। साथ ही यह भी जान सके कि कब, कहाँ, कैसे, किन स्थानों पर जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है यहाँ जाने का सही समय कब है। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम में सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। गर्मी और मानसून के समय यहाँ जाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम कैसे पहुँचे। पहला है विमान से। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट दैनिक उड़ानों के लिए कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। दूसरा है रेल से। विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन भी देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो बस या अपनी कार का उपयोग करके यहाँ पहुँच सकते हैं। आइए अब जानते हैं विशाखापट्टनम पहुँचने पर कहाँ रुकना अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग बजट और सुविधाओं वाले होटल रूम मिलेंगे। आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार ऑनलाइन इसे चुन सकते हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन की बजाय आप वहाँ जाकर होटल बुक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप अपने चयन के अनुसार सस्ते दर पर अच्छे से अच्छा होटल बुक कर सकते हैं। मैंने वहाँ जाकर ही रूम बुक किया था, जो कम कीमत पर बहुत ही बढ़िया था। अच्छा हाँ, यह तो बताना भूल ही गया कि होटल में कहाँ पर रुकें। तो आर के बीच के पास होटल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह एक बहुत ही लोकप्रिय समुद्र तट है और शाम को इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आइए अब चलते हैं विशाखापट्टनम की सैर पर। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम में घूमने के लिए 3 दिन का प्लान लेकर चलें। चाहे तो आप और ज़्यादा दिन रुककर यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जगहों व नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। आइए अब जानते हैं 3 दिनों के हिसाब से कहाँ कहाँ और कैसे घूमना है। तो दोस्तों, पहले दिन आप अरकू वैली घूमने का प्लान बनाइए। अरकू वैली अनेक प्रकार के पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक होती है। देश विदेश से पर्यटक इस बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस का आनंद उठाने आते हैं। अरकू घाटी विशाखापट्टनम से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ ट्रेन, बस या टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। वैसे ट्रेन की यात्रा बहुत रोमांचक व यादगार होती है। अनेक सुरंगों से गुजरने का अलग ही आनंद आता है। अब बात करते हैं अरकू वैली में घूमने लायक बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक जगहों के बारे में। तो पहला है अनंतगिरी हिल्स। यह बहुत ही मनमोहक और महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों में से एक है। यह साइट अरकू घाटी पर्यटन के सर्वोत्तम आकर्षणों में से एक है। यह अपने कॉफ़ी बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान विशाखापट्टनम से अरकू जाते समय रास्ते में पड़ता है। यहाँ ठहरने के लिए अनंतगिरी हिल्स रिसोर्ट के साथ ही होटल्स व लॉज उपलब्ध है, जो अच्छी सुविधा व सेवा प्रदान करते हैं। अनंतगिरी हिल व्यू पॉइंट में आप शानदार और यादगार फोटोग्राफी कर सकते हैं। अरकू वैली में दूसरी सबसे रोमांचक पर्यटन स्थल है बोर्रा की गुफाएं। यह अरकू वैली से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घुमावदार सर्पिले रास्ते से होकर यहाँ पहुँचने का मजा ही अलग है। लगभग 10 लाख साल पुरानी ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से निर्मित भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाएं हैं। बोर्रा की गुफाएं मुख्य रूप से चूना पत्थर से बनी हुई है, जो 2 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। गुफा का मुंह 100 मीटर चौड़ा है और गहराई 80 मीटर तक है। यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। गर्मी में यहाँ के अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। गुफा के अंदर की गई कृत्रिम रंगीन प्रकाश व्यवस्था इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। गुफा की विशालता देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता। प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ रेस्तरां में नाश्ता व दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो जाती है।
अरकू घाटी की यात्रा के दौरान यह स्थान आपको महान रोमांचक अनुभवों से भर देती है, जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। अरकू में तीसरा घूमने लायक जगह है कातिका वाटरफॉल। इस झरने का नाम कातिकी के नाम पर रखा गया है, जो कि इस स्थान का नाम है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई करीब 50 फुट है। यह बोर्रा गुफाओं से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गोस्तानी नदी पर बना हुआ है। यह अरकू घाटी का सबसे खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र है। ट्रेकिंग के लिए यह जगह बहुत लोकप्रिय है। वैसे तो अरकू घाटी में और भी बहुत सारे प्रसिद्ध आकर्षण स्थल है, जैसे भीमुनिपट्टनम ट्राइबल म्यूजियम, टाइडा पार्क, पद्मपुरम बॉटनिकल गार्डन, मत्स्यगुंडा, सांगडा वाटरफॉल आदि, जहां समयाभाव के कारण हम नहीं जा सके। तो यह तो हुई पहले दिन की यात्रा। आइए अब चलते हैं विशाखापट्टनम में दूसरे दिन की सैर पर। तो दोस्तों, दूसरे दिन की यात्रा में हम सबसे पहले पहुँचे सिंहाचलम मंदिर। इसे श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है। यह सिंहाचलम की पहाड़ियों में 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान विष्णु के वराह नरसिंह अवतार को समर्पित है। मंदिर परिसर में कल्याण मंडप है, जिसमें 96 नक्काशी युक्त सुंदर स्तंभ स्थापित हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अन्य अवतार जैसे मत्स्य अवतार, धन्वंतरी अवतार आदि की प्रतिमा भी स्थापित है। माना जाता है कि भक्त प्रहलाद ने ही इस जगह पर भगवान नरसिंह का पहला मंदिर बनवाया था। सिंहाचलम पर्वत की छटा बहुत ही निराली है। यह विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंहाचलम के बाद हम पहुँचे कैलाशगिरी। यह 360 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से विशाखापट्टनम शहर के चारों तरफ और बंगाल की खाड़ी का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। यह पहाड़ी पूरी तरह हरियाली से घिरी हुई है। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क एवं रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। यदि आपके पास समय है तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। कैलाशगिरी पहाड़ी के सबसे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की सफ़ेद रंग की भव्य प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है। गार्डन में बैठकर आप प्रकृति की छटा को जी भरकर निहार सकते हैं। यहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध है। अब चलते हैं कैलाशगिरी मार्ग में समुद्र के किनारे स्थित बहुत ही सुंदर उद्यान उडा पार्क में। यह विशाखापट्टनम का सबसे पुराना पार्क है। यह करीब 33 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ का आकर्षण व हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ ढेर सारे एडवेंचर्स गेम आपको मिल जाएंगे। बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है। स्पोर्ट एरिया, फूड जोन का आप जी भरकर आनंद उठा सकते हैं। इस पार्क को VMRDA के नाम से भी जाना जाता है। उडा पार्क के बाद हम पहुँचे विशाखा संग्रहालय। विशाखापट्टनम को गहराई से जानने के लिए विशाखा संग्रहालय एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ उपलब्ध संग्रह में प्राचीन शास्त्रागार, क्रॉकरी, मेडल्स, गहने, सिक्के, पांडुलिपियाँ, पत्र, स्क्रैप बुक, चित्र, कवच सूट, भाले, बंदूकें, प्राचीन हथियार आदि शामिल हैं। युद्धपोतों, विमानों और पनडुब्बियों के कई मॉडल्स यहाँ देखे जा सकते हैं। कई देशों की ऐतिहासिक वस्तुएं भी यहाँ सहेजे गए हैं। अब चलें कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, जो विशाखापट्टनम का एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। INS कुरसुरा भारतीय नौसेना की 5वीं पनडुब्बी थी। इसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 सालों तक इसने अपनी सेवाएं दी। सेवा मुक्ति के बाद इसे विशाखापट्टनम में RK बीच पर सार्वजनिक पहुंच के लिए एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। यह सबमरीन 2 मंजिला है। यहाँ पर ढेर सारी मशीनें लगी हुई है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। इस संग्रहालय में विजिट जरूर करना चाहिए। यह दक्षिण एशिया में पहला पनडुब्बी संग्रहालय है। सबमरीन संग्रहालय के ठीक सामने बना हुआ है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम। यह म्यूजियम एक बड़े से एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करके बनाया गया है। इस म्यूजियम में एयरक्राफ्ट सेफ्टी सिस्टम, फायरिंग बॉम्ब आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। यह जगह आपको नई जानकारी व रोमांच से भर देगा। यह जगह जरूर जाना चाहिए। तो ये थी दूसरे दिन की यादगार, रोमांचक व जानकारियों से परिपूर्ण यात्रा। आइए अब चलते हैं तीसरे व अंतिम दिन की हमारी विशाखापट्टनम की सैर पर। तीसरे दिन हम निकल पड़े यार्दा समुद्र तट में सूर्योदय का दर्शन करने। यार्दा बीच विशाखापट्टनम से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। हरे भरे पहाड़ी और समुद्र का मनोरम दृश्य अंतर्मन को भाव विभोर कर देता है। वैसे यहाँ भीड़ कम रहती है
लेकिन प्रकृति के सुंदरतम सानिध्य का दर्शन करना है तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। तीसरे दिन की यात्रा में हम चले शहर के दक्षिणी भाग में बसे हुए एक अत्यंत लोकप्रिय व प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्यटन स्थल डॉल्फिन नोज की ओर। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग है। इस पहाड़ी के ऊपर से पूरे शहर का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य अंतर्मन में बस जाता है। डॉल्फिन नोज के ऊपर स्थित डॉल्फिन नोज लाइट हाउस की यात्रा जरूर करें। इस जगह की सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इसके बाद हम चलें अपने तीसरे दिन की आखिरी यात्रा पर और वह जगह थी ऋषिकोंडा बीच। विजाग शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुंदर व लोकप्रिय ऋषिकोंडा समुद्र तट आकर्षण का केंद्र है। यह अपनी सुनहरी रेत व बंगाल की खाड़ी की साफ लहरों के लिए जाना जाता है। यह तैराकी, वाटर स्कीइंग और विंड सर्फिंग जैसे पानी के खेल का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान है। इस बीच में एक बार जो नहाने उतरे तो ऐसा लगता है लहरों के साथ मस्ती करते ही रहें। तो आप भी ऋषिकोंडा बीच में ज़रूर जाएं और लहरों के साथ खूब मस्ती करें। इस समुद्र तट में कई कॉटेज, रेस्तरां व बार उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी विशाखापट्टनम की पूरी यात्रा जो हमने की, उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि यह यात्रा वृत्तांत आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अपने सवाल एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही और भी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल सफलता सूत्र को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।